तो अब इसमें देखेंगे मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट के। उसमें 3 फैक्टर आएंगे, सबसे पहले क्लिनिकल इवेल्युएशन, दूसरा लैब इन्वेस्टिगेशन और थर्ड है ट्रीटमेंट। सबसे पहले क्लिनिकल इवेल्युएशन, उसमें कौन से पॉइंट आएंगे, हिस्ट्री टेकिंग थरो, फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, बिल्ट नरिशमेंट कोई एक्सटर्नल डिसीज हो, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर ऑक्यूलर एग्जामिनेशन बाय डिफ्यूज लाइट एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट एनी ग्रॉस लीजन ऑन द आईलिड कॉर्निया और कंजंक्टिवा। फिर उसके बाद रीगर्जिटेशन टेस्ट एंड सिरिंजिंग टू रूल आउट लैक्रिमल सैक इन्फेक्शन। सबसे पहले डिफ्यूज लाइट एग्जामिनेशन ग्रॉस लीजन डिटेक्ट करने के लिए, फिर रीगर्जिटेशन टेस्ट एंड सिरिंजिंग टू डिटेक्ट लैक्रिमल सैक इन्फेक्शन। फिर उसके बाद बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिसमें अल्सर को स्टेन करते हैं विथ ब्रिलियंट ग्रीन 2% फ्लोरोसेंट डाई से स्टेन करते हैं और कलर कौन सा आता है, ब्रिलियंट ग्रीन। फिर इसको कोबाल्ट ब्लू लाइट के नीचे एग्जामिन करते हैं और फिर हम क्या नोट करते हैं, साइज, साइट, डेप्थ, शेप, कोई प्रेजेंस ऑफ कैरेटिक प्रेसिपिटेट है कि नहीं, एंटीरियर चेम्बर में कौन से कंटेंट्स है लाइक हाइपोपियन और सब, फिर आइरिस और लेंस की कंडीशन के ये सारे हम नोट करते हैं ऑन द बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जिसमें डाई है वो कौन सी है, 2% फ्लोरोसेंट डाई। और अप्लाई करने के बाद वी एग्जामिन विथ कोबाल्ट ब्लू लाइट एंड अल्सर अपीयर्स एज ओपेक ग्रीन। इसमें साइज, साइट, डेप्थ, शेप, कैरेटिक प्रेसिपिटेट, एंटीरियर चेम्बर कंटेंट्स, आइरिस और लेंस की कंडीशन, ये सारी चीज़ हम नोट करते हैं। उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली जो रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ये सर, शुगर, यूरिन, स्टूल, ये सब लैब टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसकी हेल्प कर से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगेंस्ट द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले मटेरियल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम बेस एंड मार्जिन तो कॉर्नियल अल्सर, फिर उसको स्टेन करते हैं बाय ग्राम एंड गिम्सा स्टेन। फिर अगर फंगल हाइफी अगर प्रेजेंट हुई तो उसको डिटेक्ट करते हैं बाय 10% KOH प्रिपरेशन। फिर कैल्को फॉर वाइट स्टेन अगेन फॉर फंगल फिलामेंट्स विच अपीयर ब्राइट एप्पल ग्रीन। फिर एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए ब्लड अगर मीडियम, अगेन फंगस के लिए सब ऑर्डर डेक्ट्रोस अगर। इन शॉर्ट माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है टू डिटेक्ट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते प्रॉपर। फिर लास्ट पार्ट में ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट भी 4 कंडीशन में अलग अलग होती है। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, फिर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर, फिर थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग कॉर्नियल अल्सर, लास्ट में ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। ओके, अनकॉम्प्लिकेटेड, नॉन हीलिंग, इम्पेंडिंग कॉर्नियल अल्सर एंड परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड कॉर्नियल अल्सर, उसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जिसमें कौन से देते हैं, सेफाजोलिन प्लस टोब्रामाइसिन और वैंकोमाइसिन में से एक, इन दोनों के साथ फ्लोरोक्विनोलोन के आई ड्रॉप्स। ओके, सेफाजोलिन प्लस टोब्रामाइसिन और वैंकोमाइसिन अलॉन्ग विथ फ्लोरोक्विनोलोन आई ड्रॉप्स। साथ में हम सब्सिक्वेंट थेरेपी दे सकते हैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ तो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो नो नीड टू गिव द सब्सिक्वेंट थेरेपी। नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में यही साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स जिसमें 1% एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट, 1% एट्रोपिन, ये क्या करता है, सीवियर स्पाज्म को कम करता है जिसकी वजह से पेन कम होता है। इन शॉर्ट इट डिक्रीजेस पेन, प्रिवेंट द पोस्टीरियर साइनी के फॉर्मेशन, फिर ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है टू द एंटीरियर यूविया बाय वेजोडाइलेशन, लास्ट में एक्सुडेशन डिक्रीज करता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। तो पेन डिक्रीज करता है, पोस्टीरियर साइनी के फॉर्मेशन रुकता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है और एक्सुडेशन कम करता है। फिर साइक्लोप्लेजिक के बाद एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइक पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये सब। फिर विटामिन A, B कॉम्प्लेक्स और C, ये हो गई नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिसमें साइक्लोप्लेजिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और मल्टीविटामिन्स।
फिर फिजिकल एंड जनरल मेजर में हॉट कंप्रेस ड्राई, ओके, ड्राई हॉट कंप्रेस डार्क गॉगल्स टू प्रिवेंट फोटोफोबिया, रेस्ट, गुड डाइट, फ्रेश एयर, ये सब बातें फिजिकल एंड जनरल मेजर्स। ये वो थी ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड कॉर्नियल अल्सर। अब सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर। इसमें कॉर्नियल अल्सर प्रोग्रेस करता ही जाता है डिस्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट या थेरेपी, तो हमें एडिशनल मेजर्स लेनी पड़ती है। अब वो क्या क्या है? सबसे पहले जो कॉज होगा उसको रिमूव करना पड़ता है। कॉज लोकल हो सकता है या सिस्टमिक हो सकता है, जिसमें ये सारे लोकल कॉजेज है। इंक्रीज आईओपी, मिसडायरेक्टेड सीलिया, फॉरेन बॉडी कॉन्क्रीशन, डायग्नोस्टिस, ये सब लोकल कॉज। और सिस्टमिक कॉज में डायबिटीज मेलाइटिस, एनीमिया, माइल्ड न्यूट्रिशन और सिस्टमिक स्टेरॉइड्स, रिमूवल ऑफ द कॉज। फिर साथ में मैकेनिकल डिब्राइडमेंट ऑफ अल्सर, जो भी नेक्रोस्ड मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं यूजिंग स्पैटुला एंड लोकल एनेस्थेशिया। ये मैकेनिकल डिब्राइडमेंट ऑफ अल्सर। फिर कॉटरी भी कर सकते हैं अल्सर की विथ हेल्प ऑफ कार्बोलिक एसिड एंड या फिर 10 to 20% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, कॉटराइजेशन ऑफ अल्सर। फिर बैंडेजेस एंड सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस प्लस पेरिटोमी, ये सारी होगी ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर। इसमें कॉज रिमूव करते हैं, मैकेनिकल डिब्राइडमेंट ऑफ द अल्सर जिसमें नेक्रोज मटेरियल रिमूव करते हैं, फिर कॉटराइजेशन ऑफ अल्सर, बैंडेजेस, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस और पेरिटोमी। फिर थर्ड है वो ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग कॉर्नियल अल्सर, मतलब डेस्मेटोसील फॉर्म हो चुका है, अगर कोई भी स्ट्रेनिंग एक्टिविटी की तो वो भी परफोरेट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग कॉर्नियल अल्सर में क्या आएगा? नो स्ट्रेन, मतलब अवॉइड स्नीजिंग, कफिंग, स्टूल ड्यूरिंग स्टूल, कि अवॉइड स्ट्रेनिंग एक्टिविटी। फिर प्रेशर बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं ताकि परफोरेशन ना हो। फिर दूसरा परफोरेशन क्यों हो रहा था? आईओपी की वजह से ये परफोरेट हो रहा था, तो हम डिक्रीज आईओपी कर सकते हैं बाय एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स लाइक एसिटाजोलेमाइड, आईवी-मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, टिमोलॉल, ये सब। या फिर हम मैकेनिकली एक्वेस को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम एंटीरियर चेम्बर। इन शॉर्ट आईओपी डिक्रीज करना है। फिर टिश्यू अधेसिव ग्लू विच इज़ साइनोएक्राइलेट, फिर टिश्यू अधेसिव ग्लू साइनोएक्राइलेट, ये अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बैंडेज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, कंजंक्टिवल फ्लैप टू सपोर्ट वीक टिश्यू। फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन और लास्ट में पेनिट्रेटिंग थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी, जिसमें टेक्टोनिक ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग कॉर्नियल अल्सर। मेन तो है स्ट्रेन, अवॉइड स्ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, डिक्रीज इंट्राकुलर प्रेशर प्लस टिश्यू अधेसिव ग्लू, इसमें साइनोएक्रिलेट, फिर कंजंक्टिवल फ्लैप, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन और केराटोप्लास्टी, ये सब। इसके बाद लास्ट है वो ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है? इमीडिएटली रिस्टोर इंटेग्रिटी ऑफ द परफोरेटेड कॉर्निया विथ हेल्प ऑफ टिश्यू अधेसिव ग्लू, कंजंक्टिवल फ्लैप, बैंडेज, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, इन सब की मदद से इंटेग्रिटी ऑफ द परफोरेटेड कॉर्निया में रिस्टोर करनी होती है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन वो है अर्जेंट टेक्टोनिक केराटोप्लास्टी, अर्जेंट टेक्टोनिक केराटोप्लास्टी। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर के। उसके बाद देखेंगे हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? नीमोकोकस। ओके, हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर कॉज्ड बाय नीमोकोकस। स्पेसिफिक अल्सर का नाम है अल्कस सर्पन्स। सर्पन्स मतलब स्नेक लाइक अल्सर फॉर्म होता है। हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर बाय नीमोकोकस। अदर बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं लाइक स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोकस, ये सब, लेकिन मोस्ट कॉमनली इज नीमोकोकस। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस, लैक्रिमल सैक इन्फेक्शन, क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस, यह सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन से होंगे? हाई विरुलेंट ऑर्गेनिज्म होगा तो, या फिर इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन लो होगी तो, ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। फिर मैकेनिज्म क्या होती है पहले ही बता दिए। कॉर्नियल अल्सर फॉर्म हुआ, कॉर्नियल लेयर्स, उसका एपिथेलियम सब स्लफ ऑफ होके इट कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस, आयराइडिस। फिर ब्लड वेसल्स ऑफ द आइरिस, उसमें से एक्सुडेशन हुआ और वो सेटल डाउन इन द एंटीरियर चेम्बर विच इज़ नोन एज हाइपोपियन। और क्या कहा था जब पहले? बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का हाइपोपियन इट इज़ स्टेराइल एंड मोबाइल, स्टेराइल एज वेल एज मोबाइल, क्योंकि इसमें यह हाइपोपियन फॉर्म क्यों हुआ है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द टॉक्सिन, नॉट ड्यू टू इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन्वेड नहीं किया इन द कॉर्निया, सिर्फ उसका टॉक्सिन होता है वो एब्जॉर्ब हुआ, उसकी वजह से हाइपोपियन फॉर्म होता है। इसकी वजह से ये स्टेराइल और मोबाइल है। ये कब चला जाता है? इट इज़ अब्सॉर्ब्ड व्हेन अल्सर इज कंट्रोल्ड और ट्रीटेड। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स तो सेम होंगे, पीपी ब्लर, पीपी बीएलआर,
इस साइंस इसकी कौन सी, अल्कस सर्पंस होता है, बोला था स्नेक लाइक अल्सर, सर्पिंजियस फैशन। ग्रेइश वाइट होता है, डिस्क शेप्ड अल्सर होता है एट द सेंटर ऑफ द कॉर्निया। ओके, ग्रेइश वाइट डिस्क शेप्ड अल्सर एट द सेंटर ऑफ द कॉर्निया हैविंग स्नेक लाइक पैटर्न, सर्पिंजियस फैशन। इट कॉजेज वायोलेंट आइरिडोसाइक्लाइटिस, क्योंकि हाई वीरुलेंट ऑर्गेनिज्म होता है इसकी वजह से इट कॉज वायोलेंट आइरिडोसाइक्लाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। फिर हाइपोपियन की साइज अगर इंक्रीज हुई तो इट कॉजेज सेकेंडरी ग्लोकोमा, क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर को। फिर अल्टीमेटली अल्सर परफोरेट भी हो सकता है। ये इसके साइंस और सिम्टम्स। फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट अगेन सेम एज दैट ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। इसमें एडिशनल ट्रीटमेंट में क्या हुआ है, हमें सेकेंडरी ग्लोकोमा को ट्रीट करना होता है, जिसमें 0.5% टीमोलॉल मेलिएट 0.5% टीमोलॉल मेलिएट आई ड्रॉप्स अलॉन्ग विथ ओरल एसिटाजोलामाइड। ओके, 0.5% टीमोलॉल मेलिएट प्लस ओरल एसिटाजोलामाइड। साथ ही साथ हमें करनी पड़ सकती है डेक्रायोसिस्टेक्टोमी, लैक्रिमल सैक रिमूवल, क्योंकि वही एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था डेक्रायोसिस्टाइटिस, इसलिए हमें डेक्रायोसिस्टेक्टोमी करनी पड़ सकती है इन केस ऑफ हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। ये हो गई ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में याद रखना है सेकेंडरी ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रिमूव करने की ट्रीटमेंट। फिर कॉम्प्लिकेशन में टोटल 5 कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहली हुआ टॉक्सिक आइरिडोसाइक्लाइटिस ड्यू टू टॉक्सिन इंड्यूस्ड यूवीआइटिस, ये हो गई फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड है सेकेंडरी ग्लोकोमा बिकॉज एंगल ऑफ द एंटीरियर चेम्बर को ब्लॉक करता है इसकी वजह से। फिर डेस्मेटोसील फॉर्मेशन, ओके, जिसमें क्या होता है हर्निएशन ऑफ डेस्मेट मेम्ब्रेन, और वो होता है इम्पेंडिंग परफोरेशन, मतलब परफोरेशन होने वाला होता है, इम्पेंडिंग परफोरेशन इन डेस्मेटोसील। फिर अगर परफोरेशन हो गया और वो किसकी वजह से होता है, सडन स्ट्रेन या लाइक कफ एंड स्नीज, तो इम्पेंडिंग परफोरेशन कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल परफोरेशन, जिससे क्या होगा, अगर परफोरेशन हो गया तो सारा एक्वस बाहर आ जाएगा, इंट्राक्युलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, पेन डिक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्वस के आउटफ्लो की वजह से आइरिस भी अधरेंट टू द कॉर्निया हो जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ द आइरिस हो जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। एक होगा आइरिस का, फिर पीछे लेंस होता है वो भी, उसका भी एंटीरियर डिसलोकेशन होगा या फिर सबलक्सेशन ऑफ द लेंस होगा। प्लस यहाँ पे परफोरेशन हुआ तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आएगा, तो इसकी वजह से एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। फिर कॉर्नियल फिस्टुला फॉर्म होगा, प्यूरुलेंट यूवीआइटिस, यूवियल बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है, एंडोफ्थेल्माइटिस, पैनोफ्थेल्माइटिस, इंट्राओक्युलर हेमरेज। फिर थाइसिस बल्बाई विच इज एट्रोफिया, श्रिंकनिंग ऑफ द आईबॉल। ये सारे सिक्वेल होगी ऑफ द परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। सबसे पहले क्या होगी, पेन डिक्रीज होगा क्योंकि इंट्राओक्युलर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। फिर प्रोलैप्स ऑफ द आइरिस होगा, आइरिस आगे की तरफ मूव करेगा। फिर लेंस भी डिसलोकेट होगा, आगे की तरफ मूव करेगा या फिर नीचे की तरफ, सबलक्सेशन ऑफ लेंस। फिर कॉर्नियल फिस्टुला फॉर्म होगा, पीछे की तरफ यूवीआइटिस होगा, एंडोफ्थेल्माइटिस, पैनोफ्थेल्माइटिस, और लेंस में एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट फॉर्म होगा क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है इसलिए। फिर इंट्राओक्युलर हेमरेज और थाइसिस बल्बाई। फिर लास्ट कॉम्प्लिकेशन होगा कॉर्नियल स्कारिंग, इट इज़ एंड स्टेज, और इसमें विजुअल इंपेयरमेंट होती है बिकॉज कॉर्नियल अपेसिटी की वजह से। ये हो गए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात सिर्फ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, न्यूमोकोकस, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्रॉनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस, और जो हाइपोपियन होता है वो स्टेराइल और मोबाइल होता है। और कौन से टाइप का शेप ऑफ अल्सर होता है, अल्कस सर्पेंजियस लाइक। ये था हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर।